हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पीपीएससी जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करने जा रही है, क्या उसमें जनरल स्टडीज आएगी? तो आंसर है यस। और जनरल स्टडीज के 15 से 16 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं इस एग्जाम में, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको डिटेल में तो नहीं, लेकिन एक ओवरव्यू लेते हुए इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 15 से 16 नंबर को आप इग्नोर नहीं कर सकते जब बात आती है इतनी बड़ी पोस्ट को लेकर। ठीक है, तो आज हम पॉलिटी के बारे में बात करेंगे और पॉलिटी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना वीकली शेड्यूल बता दूं। ये हमारा वीकली शेड्यूल है, जिसमें बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, बाकी कुछ हमारे पेड इनिशिएटिव्स भी हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जब हम बात करते हैं, सबसे पहले पॉलिटी वर्ड के बारे में ही बात कर लेते हैं। पॉलिटी वर्ड का मतलब क्या है? फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, की सरकार किस प्रकार की है, उसकी शक्तियां क्या हैं, ठीक है, उसके कार्य क्या हैं, ठीक है, और उसके ऊपर क्या क्या पाबंदियां हैं। ठीक है, तो ये बात हुई पॉलिटी की। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान जिसको हम बोल देते हैं, तो ये बेसिकली है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, जिसके अकॉर्डिंग देश को चलाया जाएगा, और इसी में लिखा होगा कि सरकार किस प्रकार की होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स व्हाट? द पॉलिटी ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। द पॉलिटी ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लॉन्गेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा, 2 लैंग्वेजेस में लिखा गया था, हिंदी और इंग्लिश। आज की डेट में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज है वो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है, हीलियम गैस के केसेस के अंदर। हीलियम गैस जो है वो पेजेस को हमारे पास ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। ठीक है, हीलियम जिसको हम He से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो हीलियम गैस के केसेस के अंदर ये रखी हुई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सजाने का काम, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज को सजाया गया है, और ये आर्टिस्ट वाला काम किसने किया? राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। ठीक है, इन 2 आर्टिस्टों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज को बहुत ही खूबसूरती से सजाया है। आगे चलते हैं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा संविधान बनाया किसने है? तो बहुत से स्टूडेंट्स को इस चीज को लेकर भी डाउट रहता है कि बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, लेकिन ये थोड़ा गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। बी.आर. अम्बेडकर जी उसका एक इंटीग्रल पार्ट थे, जिनका रोल बहुत अहम था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने हमारे देश का संविधान बनाया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहां से आई, उसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यहां पर देखिए 1934 में एम.एन. रॉय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड रखी, जिसको हिंदी में संविधान सभा कहेंगे। इन्होंने सबसे पहले डिमांड रखी कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज इस बात को मानने को तैयार तो नहीं थे, लेकिन 1934 के बाद 1935 में ऐसी ही डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भी रखी गई कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें हमारे पास फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। अब आगे चलकर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा कि जो हमारा संविधान बनेगा उसमें कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से अलग अलग स्टेजेस पर बात चल रही है, जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट, हमारे पास 1942 में क्या होता है कि स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट केम टू इंडिया, और ये बोलते हैं कि हमारे पास जब इंडिया जो है, हमारे पास जब इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 से बाहर आ जाएगा, इंडिया या यूके या पूरा विश्व जो है वर्ल्ड वॉर 2 से बाहर आ जाएगा, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। लेकिन आपको मैं यहां पर बता दूं कि क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो जाता है, क्योंकि इंडियंस जो हैं उनको भरोसा नहीं होता, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में भी इंडिया के साथ धोखा हुआ था, तो क्रिप्स मिशन का जो है वो फेलियर हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास कैबिनेट मिशन भारत आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत आता है, और इस कैबिनेट मिशन के थ्रू स्थापना होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। एस्टेब्लिशमेंट हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, लेकिन पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसको आज आप सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बार मिले, और मिलने के बाद
इन्होंने अपना एक टेम्परेरी जो चेयरमैन है वो चुना, और वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। इनको टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में चुन लिया गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक प्रॉपर प्रोसीजर चलता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड के रूप में चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, सो ही बिकेम द परमानेंट हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सील थी। सील का मतलब आप लोगो वगैरह भी कह सकते हो। तो इसमें हमारे पास सील में आपको क्या दिखाई देगा? कौन सा एनिमल दिखाई देगा? एलिफेंट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे पास जो सील यूज की गई थी, उस सील में आपको क्या दिखाई देगा? एलिफेंट दिखाई देगा। अगर हम यहां पर बात करें स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब अपनी मीटिंग जो है वो स्टार्ट की 13 दिसंबर को, एक बहुत ही खास दिन था क्योंकि इस दिन पंडित नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। अब आपने याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया? 13 दिसंबर। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें संविधान को गाइड करने की बात की गई थी कि संविधान किस दिशा में आगे बढ़ेगा, हमारा देश का संविधान कैसा होगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, इसके बारे में बात की गई थी। और इसको हमारे पास पास करके अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी हमारे पास इसको रेजोल्यूशन को पास किया गया। और बाद में हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से बेस बना। ठीक है, तो हमारे पास आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही प्रीएम्बल की धारणा जो है वो ली गई है। प्रीएम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, आगे अगर हम बात करें नेशनल फ्लैग, इसको कब अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, और हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? तो वो नन अदर देन पिंगाली वेंकैया। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने देश का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया। ठीक है, और आपको यहां पर मैं बता दूं कि हमारे पास इनको डायमंड वेंकैया के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ही इज नोन टू बी द फ्लैगमैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी 19 ईयर्स की एज में। और जो एंग्लो बॉयर वॉर थी जो हमारे पास अफ्रीका में हुई थी, ठीक है, वहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहीं पर इनको महात्मा गांधी से मिलने का मौका मिला। ओके, तो ये तो बात हुई नेशनल फ्लैग की। अगर हम बात करें नेशनल एंथम की, तो हमारा नेशनल एंथम भी तो है बच्चों, तो यह है जन गण मन। तो ये कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो जन गण मन को अडॉप्ट किया गया एज नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950, जिसको हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हमारे पास लास्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हुआ विद 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स। तो 24 जनवरी को हमारे पास जो है लास्ट मीटिंग हुई थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एनेक्ट कब हुआ, लागू कब हुआ? एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो कब हुई? संविधान को लागू कब किया गया? तो दैट इज 26 जनवरी 1950, जिसको आज की डेट में हम ऑब्जर्व करते हैं एज रिपब्लिक डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना समय लगा? कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, ये वो समय है जो संविधान को बनाने में लगा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इसको बनाने में कितना पैसा खर्च करना पड़ा? 64 लाख रुपए। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर मिलते थे, उनका आना जाना ये सब खर्चा जो है वो कुल मिलाकर बना 64 लाख। तो संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा उस समय हुआ। ठीक है, और 2 साल 11 महीने और 18 दिन का कुल समय इसमें लगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, हमारे पास हमारे संविधान में हमारे पास अगर हम देखें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया है, ये अलग अलग जगहों से हमने अलग अलग चीजें जो हैं वो हमारे पास यूज की हैं, ली हैं। तो आइडिया सिंगल सिटीजनशिप का कि हमारे पास हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप होगी, ये कहां से लिया हमने? ये सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया हमने यूके से लिया है। ठीक है, कि आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही कंट्री के सिटीजन होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैज द पावर टू इशू रिट्स, ये आइडिया भी हमने कहां से लिया? यूके से, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकती हैं। तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये 2 आइडियाज जो हैं वो लिए हैं।
आगे अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें बोरो की हैं, तो आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स, हाँ जी फंडामेंटल राइट्स की बात अगर हम करें, जिनको हमारे पास यूएस में कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स, यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। तो यहां से हमने धारणा ली कि हमारे देश में भी फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि कोर्ट्स के पास पावर होती है कि अगर कोई कानून बना है तो उसको जज करना कि वो कानून देश हित में है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। ये प्रोविजन भी हमने कहां से लिया, दैट इज टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाभियोग, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अगर आपने 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड देखी हो तो जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो सल्यूट किसको करती हैं, प्रेसिडेंट को। व्हाई, रीजन, बिकॉज ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। सो दीज आर द फीचर टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब वो फीचर्स हैं जो हमारे पास यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। आगे अगर हम बात करें स्टूडेंट आयरलैंड से, तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या है हमारे पास कि जब भी हमारे पास स्टेट और सेंटर कानून बनाएंगे तो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर वो कानून बनाए जाएंगे। तो ये हमारे पास पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डीपीएसपी का प्रोविजन हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो रही है बात बच्चों। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है वो 12 मेंबर्स को खुद चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं। द कंसेप्ट इज टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब आपने देखा होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ना तो आप वोट करोगे ना मैं वोट करूंगा। कौन वोट करते हैं, एमपी और एमएलए वोट करते हैं। ठीक है, और हर एक एमएलए की वोट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट रहती है। तो ये जो कंसेप्ट है, इस टाइप का हमने कंसेप्ट जो है पूरा का पूरा कहां से लिया हुआ है, द कंसेप्ट इज टेकन फ्रॉम, हाँ जी, द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। द कंसेप्ट इज टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, क्लियर स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया है। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फ्रांस, द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, फर्टर्निटी, लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये तीन वो शब्द जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकलकर सामने आए और बाद में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में जगह बनाने में सक्षम रहे। तो इन्हीं शब्दों को हमारे संविधान में जगह दी गई है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, टेकन फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या चीजें बोरो की हैं। तो हमारा इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है बच्चों, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे पास हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत से देशों का संविधान पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद अपने देश के संविधान को फाइनल शेप दी। तो इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स। तो फ्रीडम ऑफ कॉमर्स, व्यापार में पूर्णतः स्वतंत्रता, कॉन्करेंट लिस्ट एंड जॉइंट सिटिंग। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या है, देखिए 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट वो होती है जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट वो होती है जिसके ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे बोथ दोनों कानून बना सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है हमने कहां से लिया, द कंसेप्ट इज टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन, लोकसभा और राज्यसभा, जब हमारे पास किसी बिल को लेकर दोनों में हमारे पास क्या हो, सहमति ना बन पा रही हो, तो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान, ये कंसेप्ट भी कहां से लिया गया है, हमारे पास ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे संविधान में अलग अलग फीचर अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं। जैसे कि कनाडा की अगर मैं बात करूं तो प्रोविजन ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड रेजिड्यूरी पावर टू द सेंटर। हमारे देश में, हमारा देश एक क्वासी फेडरल स्टेट है, हमारा देश एक क्वासी फेडरल स्टेट है। क्वासी का मतलब होता है मिलता जुलता, फेडरल का मतलब ये होता है कि जहां पर केंद्र सरकार की अपनी शक्तियां होती हैं, राज्य सरकारों की अपनी शक्तियां होती हैं। लेकिन हमारे यहां देखिए क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल क्यों,
क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, राज्य सरकार के पास जो है वो शक्तियां जो है वो कम है। हाँ जी क्लियर, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरेटिवली। सो दैट्स व्हाई हमारे पास हम कह सकते हैं क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट जो था वो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और स्टेट गवर्नर्स, आपने एक चीज देखी होगी कि राज्यों में जो गवर्नर होते हैं उनको इलेक्ट नहीं किया जाता। देखो गवर्नर का कंपैरिजन प्रेसिडेंट से होता है, प्रेसिडेंट को इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है लेकिन गवर्नर को सीधा अपॉइंटमेंट मिलती है। तो और गवर्नर की अपॉइंटमेंट हमारे पास प्रेसिडेंट द्वारा होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर। तो यहां पर आप देखिए कि स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, अपॉइंटमेंट जो सेंटर द्वारा स्टेट गवर्नर्स की हो रही है, ये कंसेप्ट भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देखिए होता क्या है, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं लेकिन एक होता है चुनना और एक होता है नियुक्त करना। इंग्लिश में कहूं तो सिलेक्शन एज एंड अपॉइंटमेंट। तो सिलेक्शन इज टू बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अपॉइंटमेंट इज टू बी डन बाय द president. So the concept of this is taken from the Canadian Constitution. Next, South Africa. So procedure for amendment and election of Rajya Sabha member. So election of Rajya Sabha member and procedure for the amendment is taken from the South African Constitution. Okay? Amendment का मतलब संशोधन, संविधान में बदलाव जब करना होता है तो उसके लिए पूरा का पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये हमने कहां से लिया है? That concept is taken from the South African Constitution. ओके तो ये हमने कुछ बेसिक बातें की। जब भी हम संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो संविधान की शुरुआत किससे होती है? प्रीएम्बल से। तो प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना, जो देखने में कुछ इस तरह से दिखता है। अब यहां पर आप पढ़ नहीं पा रहे हो कि क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर कुछ हमारे पास इस तरह से कुछ जो चीजें हैं वो लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने प्रीएम्बल को आपके लिए रखा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू रिकॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू sovereign socialist secular democratic republic to secure to its all citizen justice. Justice किस प्रकार का? Social, economic and political justice, liberty of thought expression and belief, faith, worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity. ठीक है, assuring the dignity of the individual and unity, integrity of the nation. So इसको हमारे पास अडॉप्ट किया गया, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। ये याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनकर तैयार कब हो गया था, रेडी कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। हाँ जी क्लियर। लेकिन हमारे पास इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद यहां पर रखने होंगे। प्रीएम्बल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप देख सकते हैं कि यहां पर इसके बारे में कई सारी बातें कही गई हैं। जैसे इसको कहा गया एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन ए पालकीवाला। प्रीएम्बल आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस what we had thought or dreamed so long. So A.K. अय्यर जी की ये बात है। एंड द होरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? K.M. मुंशी ने। तो इन सब स्टेटमेंट से आप आइडिया लगा सकते हो कि प्रीएम्बल कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहां से सवाल भी पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें हमारा संविधान जब शुरू हुआ, तो हमारा संविधान कैसे शुरू होता है? प्रीएम्बल से। और प्रीएम्बल में भी क्या लिखा हुआ सबसे पहले? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारे प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सोर्स ऑफ पावर क्या है? हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ पावर। तो सोर्स ऑफ पावर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? सो याद रखिएगा दैट इज, हाँ जी, दैट इज व्हाट? दैट इज पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि भारत के आम नागरिक जो है सरकार चुनते हैं और वो सरकार जो है वो देश को चलाती है। सो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको प्रीएम्बल में देखने को मिलेंगे। दैट इज सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये तीन वर्ड, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, ये तीन वर्ड जो है हमारे पास, अगर मैं बात करूं यहां पर, ये तीन वर्ड लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों वर्ड्स हमारे पास कहां से लिए गए हैं? दीज वर्ड्स टेकन फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां से आप देख सकते हैं कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर हम बात करें हमारा जो प्रीएम्बल है, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ये इंस्पायर्ड है। और वर्ल्ड का पहला कंट्री जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को जगह दी थी, फर्स्ट कंट्री जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को रखा था, वो था यूएसए। ठीक है, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमारे पास अगर हम बात करें, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करने की कोशिश
करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं कि रिपब्लिक और आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी ये कहां से लिया गया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ये सोवियत यूनियन से लिया गया है। और हमारे पास पहली बार प्रीएम्बल को इंट्रोड्यूस किसने किया था? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब एक और सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? क्या प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? तो जी हां, संविधान का ये बिल्कुल हिस्सा कंसीडर किया जाएगा एज पर द केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है इसको कंसीडर किया जाता है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 में ये केस आया था, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए क्या कहा कि भारत के संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कोई भी ऑल्टर नहीं कर सकता, इवन पार्लियामेंट भी उसको चेंज नहीं कर सकती, किसी के पास ये शक्ति नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सके। तो सवाल पूछा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात किस केस में की गई थी? तो केशवानंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात जो है वो की गई थी। आपको यहां पर यह भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास इसी केस में कहा गया कि प्रीएम्बल जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट जो है उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सके। वो संविधान के किसी भी हिस्से को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज है और वो चेंज हुआ है या नहीं? सो दैट इज ऑल टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपने एक और चीज याद रखनी है कि सेकुलर वर्ड, धर्मनिरपेक्ष, जो हमारे प्रीएम्बल में देखने को मिलता है वो स्टार्टिंग से नहीं था, उसको ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976। हाँ जी, क्लियर। तो सेकुलर वर्ड जो है वो हमारे पास लेटर स्टेज पर ऐड किया गया। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट आज का बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर। उम्मीद करता हूं कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।